एक मिसाइल और कुछ सेकंड्स में ही पूरी सिटी का गेम चेंज कर सकती है। आज मॉडर्न वर्ल्ड में वॉर सिर्फ सोल्जर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी इतना क्रूशियल फैक्टर है कि ये ही डिसाइड करता है कि ये वॉर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर, जहां मिसाइल्स और ड्रोन पूरा गेम चेंज कर रहे हैं। और साथ ही देखेंगे टाइप्स ऑफ मिसाइल, कौन सी मिसाइल क्या करती है, वो भी बहुत सिंपल टर्म्स में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द मेजर जियोपॉलिटिकल पॉइंट और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे। साथ ही हम देखेंगे ईरान और इजराइल वॉर में कौन कौन से वेपन्स यूज हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट द कॉस्ट ऑफ वॉर, कि ये वॉर इतनी कॉस्टली कैसे जा रही है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। मतलब एंड तक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मॉडर्न वॉर का रियल सिस्टम कैसे काम करता है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में विदाउट कंफ्यूजन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर से, जो आज के टाइम में एक वॉर को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं मिसाइल वॉरफेयर डोमिनेंस। आज के टाइम पे वॉरफेयर का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, फाइटर जेट्स जाते थे, बॉम्बिंग होती थी एक सिटी पे, लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे होंगे मिसाइल्स ने ही लीड ले ली है। एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा होगा, सिटीज पे डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स हो रहे थे। और रिसेंटली ईरान इजराइल वॉर में भी यही देखा गया है। अब एक रिसेंट एग्जाम्पल से देखते हैं, सिर्फ 12 दिन के अंदर 550 प्लस मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं ईरान इजराइल वॉर में। सोचो, हर दिन डजन्स ऑफ मिसाइल्स। ये दिखाता है कि मॉडर्न वॉर्स कितने फास्ट और इंटेंस हो गए हैं। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट, द कॉस्ट। मिसाइल अटैक करना एक साइड है, ईरान का एक ड्रोन या मिसाइल रिलेटिवली चीप होती है, लेकिन उसको रोकने के लिए इजराइल का आयरन डोम या यूएस का पैट्रियट सिस्टम यूज होता है। और एक इंटरसेप्टर मिसाइल का कॉस्ट लाखों करोड़ों तक जाता है। मतलब सिंपल एग्जांपल, 20 लाख का अटैक और उसको रोकने के लिए कम से कम 40 करोड़ रुपए लगते हैं। इसी वजह से एक मेजर शिफ्ट आया है एयर पावर से मिसाइल पावर की तरफ। अर्लियर गल्फ वॉर में एयर स्ट्राइक्स डोमिनेट करते थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्लिक्ट मिसाइल बेस्ड ही हो गया है। अब इसका रेलिवेंस देखते हैं। आज के टाइम ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्लिक्ट में मिसाइल की रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया ने अपनी मिसाइल सिस्टम डेवलप की है रिसेंटली, जैसे अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, क्योंकि हमें भी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए रेडी रहना है। आज का वॉरफेयर सिर्फ सोल्जर्स का नहीं है, ये गेम है मिसाइल्स का, टेक्नोलॉजी का और इकोनॉमी का। और जो कंट्रीज गेम को समझ गई वही फ्यूचर वॉर्स में एडवांटेज लेगी, अदरवाइज वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगी वॉर के। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डिफरेंस रॉकेट और मिसाइल में। सुनने में और देखने में दोनों सेम लगती हैं रॉकेट और मिसाइल, बट एक्चुअली ये काफ़ी डिफरेंट है। इसी वीडियो में हम आगे इनका डिफरेंस समझेंगे। फिर समझेंगे हम की कंपोनेंट्स ऑफ ए मिसाइल, प्रोपल्शन क्या होता है, पेलोड क्या होता है, एक्सेट्रा। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे ये सब। और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पेलोड क्या होता है और सीईपी क्या होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी रेलिवेंट है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। मिसाइल्स के क्या क्या टाइप्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज में यूज़ होती हैं, क्रूज मिसाइल्स जो लो ऑल्टीट्यूड और प्रिसीजन के लिए यूज़ होती हैं, और हाइपरसोनिक वेपन जो मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर है। फिर आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, गाइडेंस एंड एक्यूरेसी, नेविगेशन सिस्टम। आखिर ये मिसाइल्स अपना पाथ फाइंड कैसे करती हैं, आईएनएस क्या है, जीपीएस क्या है, टेरकॉम क्या है, हम आगे सभी चीज़ें हम समझेंगे। टर्मिनल गाइडेंस, रेडार क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर्स क्या होते हैं, ये सब। और एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीईपी, एक्यूरेसी मेजरमेंट। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। मतलब इस वीडियो के एंड तक आपको मिसाइल वॉरफेयर का कंप्लीट फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक, सब कुछ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रॉकेट वर्सेज मिसाइल, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। मिसाइल एक गाइडेड वेपन सिस्टम होता है, मतलब इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ कॉन्टीन्यूसली आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ रॉकेट ये एक अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल है, मतलब लॉन्च होने के बाद उसके पास कोई इंटेलिजेंस या कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी एक लाइन से दोनों का कोर डिफरेंस क्लियर हो जाता है। अब रॉकेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम, रॉकेट के पास इंजन होता है जो फ्यूल बर्न करके थ्रस्ट जनरेट करता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। रॉकेट आल्सो कैरीज अ पेलोड, रॉकेट अपने साथ पेलोड ले जा सकता है, ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी। रॉकेट हैव नो इन फ्लाइट गाइडेंस, रॉकेट के पास कोई सिस्टम नहीं होता है जो फ्लाइट के दौरान उसकी डायरेक्शन चेंज कर सके। नो कोर्स करेक्शन, अगर रॉकेट टारगेट से भी थोड़ा डिविएट हो जाए तो वो अपना पाथ करेक्ट नहीं कर पाएगा। इट फॉलोज अ फिक्स्ड आर्क, रॉकेट एक प्रीडिफाइंड पाथ को फॉलो करता है। जैसे एक बॉल को आपने हवा में फेंकते हैं, वो एक फिक्स्ड कर्व फॉलो करती है और उसी कर्व में वापस आती है। इसी तरह रॉकेट काम करता है। एग्जाम्पल फायरवर्क रॉकेट हो गया, या कोई बेसिक बैटलफील्ड रॉकेट। अब मिसाइल को डिटेल में समझते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम, मिसाइल भी रॉकेट की तरह इंजन यूज़ करता है,
लेकिन इसके साथ एडिशनल सिस्टम्स भी होते हैं। इट ऑल्सो कैरीज अ पेलोड, मेनली वॉरहेड। मिसाइल एक एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करता है जो स्पेसिफिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन होता है। गाइडेंस सिस्टम ऑन बोर्ड, ये सबसे क्रिटिकल डिफरेंस है मिसाइल और रॉकेट में। मिसाइल के अंदर सेंसर्स होते हैं जैसे जीपीएस, आईएनएस, रेडार और इंफ्रारेड। ये मिसाइल को कॉन्टीन्यूसली गाइड करते हैं। इट कंट्रोल थ्रस्ट वेक्टरिंग, मिसाइल के पास फिजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी को रियल टाइम में चेंज कर सकता है। अगर टारगेट मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना पाथ चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइल्स, टोमाहॉक। तो रॉकेट इज इक्वल टू सिंपल सिस्टम, मिसाइल इज इक्वल टू इंटेलिजेंट सिस्टम। रॉकेट एक बेसिक टेक्नोलॉजी है लेकिन मिसाइल मॉडर्न वॉरफेयर का स्मार्ट वेपन है। चलिए अब टाइप्स ऑफ मिसाइल्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बैलिस्टिक मिसाइल। इसको समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक हाई आर्क या पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है। मतलब जैसे आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, वो ऊपर जाके फिर नीचे आती है, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होता है हाई आर्किंग ट्रैजेक्टरी, पैराबोलिक पाथ। मिसाइल सीधी नहीं जाती, ये पहले ऊपर स्पेस की तरफ जाती है, फिर ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आती है और डायरेक्ट टारगेट को हिट करती है। सेकंड पॉइंट, पावर्ड लॉन्च प्लस ग्रेविटी फॉल। लॉन्च के टाइम इंजन यूज़ होता है, ये मिसाइल को ऊपर पुश करता है, लेकिन एक स्टेज के बाद इंजन बंद हो जाता है और फिर मिसाइल सिर्फ ग्रेविटी के बेस पे ही मूव करती है और डायरेक्ट टारगेट को जाके हिट करती है। थर्ड पॉइंट, इट एग्जिट्स एटमॉस्फेयर, मिड कोर्स फेज भी बोलते हैं इसको। मिसाइल का मिड पार्ट स्पेस में होता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। इसी फेज को हम बोलते हैं मिड कोर्स फेज। इसी वजह से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हाई स्पीड री एंट्री स्ट्राइक, जब मिसाइल वापस एंट्री करती है एटमॉस्फेयर में, ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे आती है और डायरेक्टली टारगेट को हिट करती है बहुत फास्ट स्पीड से। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला आता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसकी रेंज अप टू 1000 किलोमीटर है। इसका मेनली यूज बैटल फील्ड में होता है, जैसे ईरान की फतेह मिसाइल्स हो गया, इंडिया की पृथ्वी मिसाइल्स हो गई। नेक्स्ट आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसकी रेंज होती है 1000 से 3000 किलोमीटर तक। ये मेनली रीजनल डिटरेंस के यूज़ होती है, यानी वन रीजन टू अनदर रीजन में, जैसे ईरान की सिज्जिल मिसाइल्स है और शहाब 3 है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये थोड़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स है, 3000 टू 5500 किलोमीटर्स, यानी विद इन कॉन्टिनेंटल रीच, जैसे इंडिया के पास अग्नि 3 मिसाइल्स हैं। और फिर आती है फ्यूचर वॉरफेयर के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इट मेनली कैरीज न्यूक्लियर वेपन्स और ये यूज़ होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस में, जैसे इंडिया के पास अग्नि 5 है, रशिया के पास RS-28 है। सो बैलिस्टिक मिसाइल का सीधा कॉन्सेप्ट है, लॉन्च होती है, स्पेस में जाती है, ग्रेविटी फॉल होती है और हाई स्पीड स्ट्राइक करती है टारगेट पे। ये प्रिडिक्टेबल पाथ फॉलो करती है, इसीलिए इसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बॉल मोशन टाइप। बैलिस्टिक मिसाइल एक पावरफुल लॉन्ग रेंज वेपन है जो डिस्टेंस और स्पीड दोनों में डेंजरस होता है। तो चलिए अब देखते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल अपनी जर्नी कैसे कवर करती है। इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बूस्ट फेज, देन मिड कोर्स फेज एंड द लास्ट वन इज द टर्मिनल फेज। बूस्ट फेज में यहीं से मिसाइल का सफर स्टार्ट होता है। इस फेज में रॉकेट इंजन एक्टिव होता है, मिसाइल को ग्राउंड से ऊपर पुश करता है। ये एटमॉस्फेयर के थ्रू ऊपर जाती है। इसी स्टेज में स्पीड बिल्ड होती है और डायरेक्शन सेट होती है। सिंपल एग्जांपल देखो तो जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, इनिशियल पुश मिलता है, इसी तरह इसी फेज में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आता है मिड कोर्स फेज, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। अब इंजन बंद हो जाता है, मिसाइल स्पेस में एंटर हो चुकी होती है। यहाँ पे कोई प्रोपल्शन नहीं होता है, सिर्फ ग्रेविटी और मोमेंटम पे ट्रेवल करती है। ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिसाइल अपना मैक्सिमम टाइम इसी फेज में स्पेंड करती है। इसी स्टेज पे इंटरसेप्शन भी पॉसिबल होता है, लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये स्पेस में होती है। नाउ फेज 3, द टर्मिनल फेज, फाइनल अटैक फेज। अब मिसाइल वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड रहती है मिसाइल की इस टाइम, और मिसाइल डायरेक्टली टारगेट की तरफ आती है और फाइनल स्ट्राइक हिट करती है। ये फेज सबसे डेंजरस होता है क्योंकि रिएक्शन टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है इस वाली फेज में। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल एक प्लान जर्नी फॉलो करती है, जहां स्टार्ट कंट्रोल्ड होता है, मिडिल पाथ कंट्रोल्ड होता है और एंड एक्सट्रीमली फास्ट और डिस्ट्रक्टिव होता है। टाइप्स ऑफ मिसाइल्स में नेक्स्ट आता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो पूरी फ्लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह स्पेस में ट्रेवल नहीं करती। इट फ्लाइज विद इन एटमॉस्फेयर। ये मिसाइल ग्राउंड के काफ़ी क्लोज रहती है, मतलब लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है। कांस्टेंट स्पीड प्लस लो एल्टीट्यूड, ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करती है और ग्राउंड के पास फ्लाई करती है। इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।
इट यूजेस विंग्स फॉर लिफ्ट। ये एक रॉकेट की तरह सिर्फ पुश नहीं होती, बल्कि इसके पास एक विंग्स होते हैं। जैसे एयरप्लेन फ्लाई करता है ना, वैसे ही ये एयर से लिफ्ट जनरेट करती है। टेरेन हगिंग, ये मिसाइल ग्राउंड के कंटोर्स फॉलो करती है, मतलब माउंटेन्स बिल्डिंग्स के आसपास से मूव करती है। इसको बोलते हैं टेरेन हगिंग। इसका मेन एडवांटेज है रेडार से बचना, रेडार से अपने आप को बचाना। अब इसके टाइप्स देखते हैं क्रूज मिसाइल्स के क्या क्या टाइप हैं। सबसे पहला आता है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LACM। ये डायरेक्टली ग्राउंड टारगेट्स को हिट करती है, जैसे यूएस की टॉमाहॉक मिसाइल हो गई, ईरान की सोमार या होवेजे मिसाइल हो गई। नेक्स्ट आता है एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स। ये डायरेक्टली नेवल शिप्स को टारगेट करती है। एग्जाम्पल इंडिया की ब्रह्मोस, ईरान की नूर क्रूज मिसाइल। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। लो एल्टीट्यूड फ्लाइट की वजह से क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये टेरेन फॉलो करके रेडार से भी बच जाता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था। बैलिस्टिक मिसाइल मेनली अपर स्पेस में मूव करती हैं, देन एक पैराबोलिक पाथ लेके अपने टारगेट को डायरेक्टली हिट करते हैं। वेरेस क्रूज मिसाइल ग्राउंड के पास मूव करती हैं, बिल्डिंग्स टेरेन के पास, और जाके टारगेट को हिट करती हैं। तो सिंपल बात यह है, क्रूज मिसाइल एक स्मार्ट लो फ्लाइंग वेपन है जो चुपके से जाके टारगेट को हिट करता है और एनिमी को मौका भी नहीं देता संभलने का। चलिए अब आते हैं फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर पे, द हाइपरसोनिक मिसाइल्स। सबसे पहले समझो, हाइपरसोनिक का मतलब होता है जिस मिसाइल की स्पीड माइक 5 से ज़्यादा हो। माइक 5 इज़ द 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, या नॉर्मली देखें तो जिसकी स्पीड 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो। इतनी स्पीड पे रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। दीज मिसाइल्स आर हाईली मैनूवरेबल। नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्लाइट के दौरान कॉन्टीन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर सकती है। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट। हाई स्पीड प्लस मैनूवरेबिलिटी इज इक्वल टू डेडली कॉम्बो। रेडार सिस्टम को डिटेक्ट करना मुश्किल और इंटरसेप्ट करना तो लगभग नामुमकिन है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। इसीलिए इसको फ्यूचर का गेम चेंजर वेपन भी माना जाता है। अब हाइपरसोनिक्स मिसाइल्स के कुछ टाइप देखते हैं। सबसे पहला आता है HGV, हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल। ये पहले रॉकेट से लॉन्च होती है, फिर एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करती है और कॉन्टीन्यूसली पाथ चेंज करती रहती है ताकि डिटेक्ट ना हो। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ये स्क्रैमजेट इंजन यूज़ करता है और पूरी फ्लाइट में हाई स्पीड मेंटेन करती है, मतलब क्रूज मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक स्पीड भी। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स फास्ट हैं बट प्रिडिक्टेबल भी हैं। क्रूज मिसाइल्स स्लो हैं बट स्टेल्दी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फास्ट भी हैं प्लस अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल फ्यूचर का सबसे डेंजरस वेपन माना जाता है, क्योंकि ये फास्ट भी है और स्मार्ट भी। चलिए अब समझते हैं रिसेंटली ईरान इजराइल ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन से वेपन्स यूज़ हुए हैं। ईरान का मेन फोकस है अटैक स्ट्रेटेजी पे, जिसमें उसने काफ़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ किए हैं, जैसे फतेह, सेजिल, हज कसीम। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए यूज़ होते हैं। क्रूज मिसाइल्स लैंड और सी टारगेट्स दोनों को हिट कर सकते हैं। UAV अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें हम सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं, मेनली शहीद टाइप। इन ड्रोन्स के थ्रू ईरान स्वार्म अटैक्स भी करता है, मतलब बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ भेज के मल्टीपल जगह पे अटैक्स। स्ट्रेटजी समझो ये, इसमें सैचुरेशन और प्रिसीशन दोनों ही बढ़िया हैं। मतलब इतने ज़्यादा अटैक्स करो कि डिफेंस सिस्टम ओवरवेलम हो जाए और कुछ मिसाइल्स एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर जाएं। अब देखते हैं यूएस का। यूएस ने कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए हैं। यूएस ने रिसेंटली ईरान में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स यूज़ किए हैं। रॉकेट सिस्टम भी उसका है हाई मार्स के लिए, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सपोर्ट्स के लिए, एयर पावर में फाइटर जेट्स, B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर्स भी यूज़ किए हैं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में थार्ड, पैट्रियट सिस्टम और SM-3, ये सिस्टम मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। अब इसराइल का देखते हैं। इसराइल का फोकस है मेन डिफेंस पे और प्रिसीजन स्ट्राइक्स पे। उसने काफ़ी सारे फाइटर जेट्स यूज़ किए हैं, जैसे F-35, F-15, F-16। ये आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो। काफ़ी सारी प्रिसीजन मिसाइल्स भी यूज़ की गई हैं फॉर एक्यूरेट टारगेटिंग। और इसराइल का काफ़ी फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम भी बोलते हैं। ये लेयर डिफेंस क्रिएट करते हैं डिफरेंट रेंज के थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ एक वेपन पे डिपेंड नहीं करता, ये एक कम्प्लीटली सिस्टम होता है जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर पावर प्लस डिफेंस सिस्टम्स का एक कम्प्लीटली सिस्टम होता है जिसका अपना अपना यूज़ होता है। आज का वॉर टेक्नोलॉजी का गेम है, यहाँ जीत उसी की होती है जिसके सिस्टम ज़्यादा एडवांस हो। अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कॉस्ट ऑफ मॉडर्न मिसाइल वॉरफेयर। ईरान जो कि लो कॉस्ट ऑफेंस यूज़ करता है, उसके पास शहीद ड्रोन्स हैं जिनकी एक की कीमत अप्रॉक्स $20,000 to $50,000 ईच है। और जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी कीमत $1 to $2 million ईच है।
साथ ही ईरान जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकता है वो मास प्रोडक्शन और सैचुरेशन की, यानी मल्टीपल मिसाइल्स या मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ भेजें ताकि एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाए और कुछ मिसाइल्स या ड्रोन्स एक्चुअल टारगेट को हिट कर सकें। वेरेज यूएस और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो उसका यूएस का पैट्रियट इंटरसेप्टर है उसकी एक मिसाइल की कीमत ही लगभग $3 से $4 मिलियन है इंटरसेप्ट करने की। और जो थर्ड है, एक मिसाइल इंटरसेप्ट जो करेगा उसमें जो खर्चा आएगा $12 to 15 मिलियन पर मिसाइल। सेम विद SM-3 इंटरसेप्टर 10 मिलियन प्लस रेंज। अब इसका कॉस्ट कंपैरिजन देखते हैं। 20,000 ड्रोन वर्सेस $4 मिलियन इंटरसेप्ट, यानी ईरान जो ड्रोन छोड़ता है वो करीब 30-40 लाख का होता है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल या जो सिस्टम यूज़ होता है वो एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कीमत करीब करीब 30 से 35 करोड़ रुपए आती है, यानी 100x से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव। और एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 2 इंटरसेप्टर्स यूज़ होते हैं, यानी 35 अप्रॉक्स 70 करोड़ रुपये एक 40 लाख की मिसाइल के लिए। तो इसीलिए डिफेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इज इक्वल्स टू अटैक कॉस्ट। ईरान जो कि मोस्टली अटैक करता है और इसराइल और यूएस जो कि मेनली डिफेंस यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमीज वॉरफेयर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। इसी से मुझे एक कोट याद आता है, मॉडर्न वॉरफेयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर्स बट अबाउट इकोनॉमीज ऑफ वॉरफेयर। वॉर सिर्फ पावरफुल कंट्रीज़ के बीच की फ़ाइट नहीं होती, ये एक्चुअली इकोनॉमी का गेम भी होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे, रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वो ज़्यादा टाइम तक वॉर सस्टेन कर सकता है। जैसे मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स, फ्यूल, आर्मी सब बहुत महंगा होता है। अगर वॉर लंबा चलता है, वीक इकोनॉमी वाले कंट्री पहले ही थक जाते हैं। इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी डिसाइड करती है कि ये वाला वॉर कौन जीतेगा। मतलब वॉर बैटलफील्ड पे नहीं, बजट पे जीता जाता है। अब देखते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस 2026 वॉर इम्पैक्ट। वाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैटर्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड पासिस थ्रू है। इसी छोटे से नैरो सी रूट से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड पास होता है, अप्रॉक्स 20 मिलियन बैरल्स पर डे। ये स्ट्रेट लाइफलाइन है इंडिया, चाइना, जापान के लिए, क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ या फिर साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट से ही अपना ऑयल डिमांड पूरी करता है। अब रिसेंट वॉर की वजह से क्या क्या हुआ है? स्ट्रेट इफेक्टिवली क्लोज ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर। इफेक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी टाइम के लिए बंद रहा था ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर। इसी वजह से ऑयल प्राइस सर्ज्ड अबव 100 बैरल्स पर डे। जो प्राइजेस पहले $50-60 थे वो अब $100 प्लस हो चुके हैं। टैंकर ट्रैफिक ड्रॉप, अप्रॉक्स 70% टैंकर ट्रैफिक ड्रॉप हो गया है। इराक ऑयल एक्सपोर्ट्स कोलैप्स्ड। इराक जो कि पहले 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट कर रहा था, वो आज सिर्फ 0.9 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस वॉर से ग्लोबल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लॉस में गई है ग्लोबल। ऑयल प्राइसेस 120 प्लस भी हो सकते हैं। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.9% डाउन हो चुकी है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया, इंडोनेशिया। और ट्रेड राउट्स भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस भी ऑल टाइम हाई हैं। इसीलिए ये वॉर डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है। चलिए अब इस रीसेंट वॉर का फ्यूचर सिनेरियो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला आता है डी एस्केलेशन सिनेरियो, जिसकी पॉसिबिलिटी 30 to 35% है। मतलब सिचुएशन थोड़ी काम हो जाती है। सीज फायर हो सकता है कुछ वीक्स में। ईरान प्रेशर में नेगोशिएशंस भी स्टार्ट कर सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा भी रीओपन हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑयल प्राइसेस जो करंटली अभी $120 प्लस हैं, वो नीचे आके $75 to 80 हो सकते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ सकती है और इंडिया का जो एनर्जी क्राइसिस है वो भी पार्शियली रिस्टोर्ड हो सकता है। सेकंड इम्पैक्ट आता है लिमिटेड वॉर सिनेरियो। इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, 40 to 45%। इसमें क्या होगा? मिसाइल एक्सचेंजेस चलते रहेंगे, फुल स्केल वॉर नहीं होगा, वॉर लड़ेंगे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, जैसे लेबनान, इराक, सीरिया। और इस सिनेरियो का इम्पैक्ट होगा, ऑयल प्राइसेस हाई ही रहेंगे, ग्लोबल रिसेशन का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया को इवैक्यूएशंस और ट्रेड डिस्ट्रप्शन फेस करना पड़ सकता है। आईमैक और INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, रीजनल वॉर सिनेरियो, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है। इसमें क्या होगा? फुल स्केल वॉर प्लस मल्टी फ्रंट वॉर, US इसराइल वर्सेस ईरान प्लस प्रॉक्सीज, और गल्फ कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बेकार होगा। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, $120 प्लस। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की गारंटी हो जाएगी। हॉर्मुज जो कि क्रिटिकल चोक पॉइंट है वो महीनों के लिए भी बंद हो सकता है। और इंडिया जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट मोस्टली इम्पोर्ट ही करता है,
उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया पे पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स करंट अफेयर सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन स्टे अहेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।